हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हर एक बार की तरह कुछ रेलेवेंट प्रश्न को क्वेश्चंस को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि क्लास में चीज़ों को पढ़ के अच्छे से याद किया जाए, सो दैट आपके आने वाले एग्जाम्स में वो जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको बहुत हेल्प पहुंचा पाएँ। आज फिर से आप देख सकते हैं, आपके बैकग्राउंड में आपके स्क्रीन पे किताब आपको दिख रही होगी। ये वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक है। इस बुक के बारे में बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। 6500 की जो बुक है वो सारे एसएससी एस्पिरेंट के द्वारा मोस्ट लव्ड बुक्स है, और इस बुक के अंदर चीज़ें जो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलती है वो आपको काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपके लिए महत्वपूर्ण है, रेलेवेंट है। सो इस बुक के बारे में हर एक बार की तरह मैं फिर से आपको बता दूं, दिस इज़ द 5th एडिशन बुक। ये 5वीं एडिशन की बुक है। सो 5th एडिशन बुक मतलब बिल्कुल नई बुक है, और इस बुक में आपको करंट सितंबर 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, वनडे एग्जाम्स, उन सारे प्रश्नों का संग्रह, उन सारों प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इस बात से आप अवेयर रहें। इसके अलावा इस बुक की एक खासियत है, आप जानते हैं जो 6500 टीसीस बुक है, ये बुक एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आती है ये बुक। लेकिन इस बार की जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको एक नई चीज, एक नई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, और वो ये है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है इस बार कोशिश ये की गई है पिनाकल टीम के द्वारा कि सारे एक्सप्लेनेशंस को बहुत रेलेवेंट बनाया जाए। क्यों रेलेवेंट बनाया जाए? रेलेवेंट बनाने के पीछे एक रीजन है, ये मैं आपको समझाता हूं कि क्यों इसको रेलेवेंट बनाया गया, क्यों इसको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको यहाँ पे ध्यान देते हुए इस बुक में उन सभी चीजों को जोड़ा गया। देखिए, कोई एक टॉपिक है, अगर मान लेते हैं पॉलिटी का टॉपिक जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, तो आप जानते होंगे कि फंडामेंटल राइट्स में अगर 100 क्वेश्चंस बनते हैं तो जो 60 या 70 क्वेश्चंस है वो बार बार आपके वनडे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। सो उन प्रश्नों को विशेष ध्यान दिया गया है हमारे नई एडिशन की बुक में, और उन प्रश्नों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। सो दैट द पर्पस ऑफ पिनाकल इज टू इंश्योर दैट आवर स्टूडेंट्स क्वालिफाई देयर एग्जामिनेशंस, आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं, ये हमारा सबसे मेन पर्पस है, सबसे मुख्य मुद्दा है। और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने चीज़ों में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, और वो सकारात्मक परिवर्तन आपके एग्जाम में आपको जरूर मदद पहुंचाएगी। ये बुक आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों माध्यम में, दोनों माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में इस बुक को पढ़ सकते हैं। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो ऑब्वियसली यू कैन बाय अ बुक ऑफ हिंदी मीडियम। द बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजन। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई वुड रिकमेंड, मैं स्ट्रांगली आपको बोलूंगा कि कोशिश आप ये करें कि आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे जाएं, वहाँ बुक सेलर जो होंगे उनको बोले कि सर मुझे पिनाकल की बुक मंगा के दो, क्योंकि जो बुक है आप हैंड में, आप खुद जाके फिजिकली परचेज करोगे तो आप देख सकते हो कि कोई उसमें परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप उसको अच्छे से समझ के खरीद सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाके इस बुक को आप खरीदें। इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखा था, और आज फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हिस्ट्री के। लेकिन बिफोर दैट आई हैव अ वेरी गुड सरप्राइज, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आज फिर से इस क्लास में आपको बता रहा हूँ। पिनाकल ने एक बहुत खूबसूरत किताब लॉन्च की है। आप जानते हैं स्टैटिक जीके के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये स्टैटिक जीके की जो बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप जानते हैं स्टैटिक जीके आपकी जो भी एग्जाम्स हैं उसमें 30 to 40% जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? वो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। स्टैटिक जीके का जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका महत्व है, वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसी चीज़ को देखते हुए पिनाकल ने आपके लिए स्टैटिक जीके की बुक लॉन्च की है, और ये बुक मार्केट में आपके द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार इसको मिल रहा है। आप इस बुक को अमेजन, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बुक को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बुक दिखाना चाहूँगा, आप बुक जरूर देखिए, और ये बुक देखिए स्टैटिक जीके की जो हमारी बुक है, आप देख सकते हैं ये बहुत पतली बुक है, फर्स्ट क्लास बुक है, स्टैटिक जीके की बहुत पतली बुक है, और इंग्लिश में, और ठीक यही बुक आप देख सकते हैं हिंदी माध्यम में आपको मार्केट में मिल जाए। बहुत पतली बुक है, और एक पतली बुक से आपको यहाँ से दिख नहीं पाएगा, मैं आपको इंडेक्स दिखाता, इतनी खूबसूरत बुक है, इतनी अच्छी क्वालिटी है। अगर इस बुक को आपने कवर किया तो आपके स्टैटिक जीके की जो समस्या है उसका समाधान आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज किस तरह के जो प्रश्न हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन जो है
वो एंशिएंट हिस्ट्री का ही है और वो है ये। सो मोस्ट हड़प्पन सील्स मेड ऑफ, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस या हड़प्पा सिविलाइजेशंस उस समय कुछ सील्स बनाए जाते थे, कुछ मुहर बनाए जाते थे। मुहर आप समझते हैं, ठीक है, जो मुहर इस्तेमाल किए जाते थे, सील्स, जो ट्रेड वगैरह में सील्स का इस्तेमाल होते थे, वो सील्स बनाए जाते थे। तो उस किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था उन सील्स को बनाने के लिए, ये प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है, ठीक है। सो क्या पूछा गया है कि ज्यादातर जो हड़प्पन समय में सील्स बनाए गए हैं वो किस चीज के बनाए गए, अधिकांश जो मुहर हैं वो किस चीज से बनी हुई है। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पन जो समय है, उस समय ज्यादातर जो सील्स बनी हुई हैं वो किस चीजों से बनी हुई हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या उनको ईंट से बनाया गया था, या उनको ग्रेनाइट से बनाया गया, या उनको स्टीलाइट से बनाया गया, या ब्रास से बनाया गया, यानी कि ईंटें, ग्रेनाइट, सिलखरी या पीतल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि किस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, किस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे साइट्स हैं जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हर एक साइट्स में किस किस चीजों का निर्माण हुआ है, खोज हुआ है, इनफैक्ट वहाँ पे निर्माण हुआ था हड़प्पन साइट सिविलाइजेशन के समय, और उसका खोज जो हुआ लेटर ऑन, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उसकी खोज की है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कालीबंगम में क्या मिला, धौलावीरा में क्या मिला, लोथाल में क्या मिला, मोहनजोदारो में क्या मिला, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपके पास होनी चाहिए। बहरहाल इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा स्टीएटाइट, ठीक है। ये क्या होता है स्टीएटाइट? एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है, सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है। स्टीएटाइट सॉफ्ट स्टोन होता है जिससे ये मुहर बनाई जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और इसको जो है अलग अलग स्थानों पे इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। सो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय करेंगे तभी चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएंगे, तभी चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएंगे। पिनाकल की पूरी टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है, आप ही अपनी तरफ से मेहनत करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, पिनाकल की जो रिसोर्स है उसका अच्छे से इफिशिएंटली इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन मानिए आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही आसान और बहुत ही सरल हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमसे आगे क्या पूछा गया है। ओके, सो अ सिल्ट इज अ फॉर्म ऑफ न्योलिथिक पीरियड। न्योलिथिक पीरियड आप जानते हैं, स्टोन एज से रिलेटेड ये पीरियड है, ठीक है, स्टोन एज से रिलेटेड ये पीरियड है, स्टोन एज का पीरियड है न्योलिथिक पीरियड, और सबसे लास्ट पीरियड है। सो आपको ये बताना है कि जो सिल्ट है ये नवपाषाण काल में पाया जाता था या उस समय इसका इस्तेमाल हुआ करता था। एक सिल्ट जो वर्ड है, एक सिल्ट, वो नवपाषाण यानी कि न्योलिथिक पीरियड में इसका इस्तेमाल होता था। ये सिल्ट है क्या, ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न देखिए 2022 के सीजीएल में आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या ये सिल्ट एक मकबरा था, एक घर था? क्या किसी घर को हम लोग सिल्ट कहते थे? क्या किसी घर को सिल्ट कहते थे, किसी मकबरे को कहते थे, या एक तरह का ये टूल था, उपकरण था जिसको सिल्ट कहते थे, या ये एक अर्न था, एक कलश था? 4 बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आप गेस कीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए, देन आई विल लेट यू नो द आंसर, ठीक है। न्योलिथिक पीरियड मैंने बताया, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्टोन एज, ओके, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्टोन एज। न्योलिथिक पीरियड क्या है? इट इज अ लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज ऑफ स्टोन एज। सो द सिल्ट क्या था ये आपको यहां बताना है। तो सिल्ट क्या था? इट वाज अ टूल। क्या था? एक तरह का ये उपकरण था। इट वाज अ टूल। क्या था ये एक तरह का उपकरण था। क्लियर है? सो देखिए, इट्स ए सिंपल क्वेश्चन, बहुत सरल सरल प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आपको बहुत इत्मीनान से चीजों को आंसर करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। जीतेगा वही जो अपने ऊपर कंट्रोल रखेगा, क्योंकि एंग्जाइटी अगर होगी तो चीज़ों को भूलने की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, और ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आप चीज़ों को भूल जाओगे। इसलिए आपको जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ाई जा रही है, उसका मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, देयर आर पीपल हु रियली वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आप सफल हो, वहीं पे देयर आर पीपल हु रियली वांट यू not to success in your life, make them
रॉन्ग, उनको आप गलत साबित करें और आप एग्जाम को क्वालिफाई करें। इसके लिए पिनाकल की सारी बुक्स मार्केट में है। स्टैटिक जीके की बुक जो है वो मार्केट में आ चुकी है। एक बहुत ही खूबसूरत साइंस की बुक जो है वो भी आपको मार्केट में दिखेगी, और इन सब किताबों का इस्तेमाल करके आप डेफिनेटली लाइफ में अच्छा कर सकते हैं और आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमें आगे क्या देखने को मिल रहा है। ओके, सो माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, सो माइक्रोलिथ का इस्तेमाल जो है, माइक्रोलिथ का जो इस्तेमाल है प्रारंभिक मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे सो क्वेश्चन में आपको सीधा सा पूछ रहा है कि माइक्रोलिथ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माइक्रोलिथ जो है वो क्या है। ये सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ये कॉइन है, स्टोन टूल्स है, कोल क्लॉथ है, या अर्थन पॉट है। ठीक है, मतलब सिक्के हैं, पत्थर के औजार हैं, कपड़े हैं, या मिट्टी के बर्तन है। ये चार ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं, आपको बताना है कि बेसिकली माइक्रोलिथ क्या है। सो जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री खास करके, तो उस समय बहुत सारे टूल्स का जिक्र आपको पढ़ने को मिलेगा। हमारे क्वेश्चंस में जो हमारी बुक्स हैं, 6500 बुक है, या स्टैटिक जीके की बुक है, जीएस थियरी की बुक भी है, आप जानते हैं पिनाकल की बहुत अच्छी बुक है। इन किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल सिलसिलेवार ढंग से जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके दी गई है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे बुक्स होती हैं जिसमें इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। पिनाकल की बुक के साथ एक खासियत है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग की जो बुक है वो रिवर्स इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। मतलब किताब में वही फैक्ट को वी ट्राई टू डील, जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं उन्हीं प्रश्नों को डील करते हैं। अननेसेसरी बर्डन करने का कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में जो चीज़ नहीं पूछा गया वो आपके किसी काम का नहीं है, उसको आपको यूज़ भी नहीं करना चाहिए। पिनाकल की बुक की एक खासियत है कि चीज़ें आपको रिलेवेंट यहाँ मिलेगी। क्या है ये? इट इज़ एन स्टोन टूल्स। ओके, क्या है ये पत्थर के औजार हैं जिसको माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, पत्थर के औजार हैं जिसको माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's move to next question. Which of the following is a Paleolithic site of archaeological importance in India? ठीक है, Paleolithic site of archaeological importance in India. निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? चिरान, बुर्जुहम, हुनसांगी, मेहरगढ़। Which of the following is a Paleolithic site of archaeological importance in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? ठीक है, सो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल के इंपॉर्टेंस के अनुसार पैलियोलिथिक जो एज है हमारा, उस समय का आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के अनुसार आप कौन सा जो जगह है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भी है, और आज के डेट में इस जगह को कहाँ पे पाया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखते हैं ये जगह कौन सा है। ये जगह है हुसंगी। क्या है? हुसंगी। हुसंगी प्रेजेंट डे अगर हुसंगी की बात करें कि आज की डेट में हुसंगी कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है आपका कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटका में। ये कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटका में। ठीक है, सो ये क्या है? ये आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एक जगह है जो कि कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक है, कर्नाटका में पाया जाता है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान? ठीक है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान? सो मैंने आपको पहले बताया था, आप लास्ट क्लास में जो हमारी पहली क्लास थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, अगर आपने क्लास लेक्चर देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अलग अलग साइट्स हैं, जो एरियाज हैं, वो अलग अलग देश में हैं, खास करके अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और इंडिया में। इन सभी जगहों पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। सो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है कि जो एक साइट है इसमें से वो अफगानिस्तान में है, तो वो आपको क्या करना है? वो आपको उस साइट को आइडेंटिफाई करना है, उस जगह को पहचानना है जो कि एक हड़प्पन साइट भी है और अफगानिस्तान में पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं: सोर्तगई, बालाकोट,
नागेश्वर और कालीबंगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कहाँ पे पाया जाता है अफगानिस्तान में। ये कौन सा साइट है जो अफगानिस्तान में पाया जाता है? सुरतगई, बालाकोट, नागेश्वर या कालीबंगा। सो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बहुत सारे लोथाल, कालीबंगम जैसे काफ़ी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीज़ों को याद रखे होंगे। चीज़ों को याद रखने के लिए मैं यही प्रयास करता हूँ कि क्लास में हमें चीज़ें याद हो जाएं। क्लास में इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट भी आपको नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी फैक्ट मैं आपको इस क्लास में इस बोर्ड पे बताऊंगा, इस क्वेश्चंस के मल्टीपल फैक्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन आप उसको याद नहीं कर पाओगे। इसलिए हर एक फैक्ट को क्वेश्चन वाइज याद करेंगे, ठीक है। इस चीज़ों को डिटेल वे में डिस्कस कर लेंगे एक बोर्ड पे, तो हो सके आपको याद ना हो, लेकिन जब क्वेश्चन वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो काफ़ी आसानी से चीज़ें याद हो जाएगी। और यही हमारी स्ट्रेटजी है चीज़ों को याद करने की, ना कि इस व्हाइट बोर्ड को भर दिया जाए, उससे चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ कोऑपरेट, प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे याद कीजिए। अफगानिस्तान में जो साइट पाया जाता है उसको कहते हैं सोरतगई, ठीक है, सोरतगई। बाकी मैंने कालीबंगम में आपको बताया था कल, नागेश्वर भी बताया था और बालाकोट भी आपको बताया था, ठीक है। सो चीजों को याद करते चलना है। सोरतगई जो है ये क्या है? इट इज एन हरप्पन साइट, इट इज एन हरप्पन साइट एंड फाउंड इन अफगानिस्तान, ठीक है। क्या है ये? हरप्पन साइट फाउंड इन अफगानिस्तान। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। So which of the following sites of Indus Valley civilization is not on the bank of river Indus? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो हैं सिंधु नदी के तट पर नहीं हैं? ठीक है, सो प्रश्न में मैंने अपने स्टूडेंटों को हमेशा मैंने आपको गाइड किया है कि प्रश्न को पढ़ने की जो एक कला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उस कला में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो यकीन मानिए कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे ही छूट जाएंगे। सो यहाँ पे क्या ध्यान देना है? यहाँ पे ध्यान देना है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। नहीं है, ये आपको बताना है, नहीं है ये आपको बताना है। सो इंडस रिवर आप देखेंगे, ये देखिए, ये आपको इंडस रिवर दिखेगा, ये आपको इंडस रिवर आपको दिखेगा। चाणूदारो, ठीक है, चाणूदारो, मोहनजोदारो, ठीक है, रोपर या कोट डीजी, कोट डीजी। सो चार ऑप्शन पूछे गए हैं। देखिए, ये देखिए इंडस रिवर, ये है, ये भी रिवर, चाणूदारो, कोट डीजी, मोहनजोदारो, ये तीनों आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। क्या नहीं दिख रहा है आपको? यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको रोपर, ठीक है, रोपर नहीं दिख रहा। सो मैप लगाने का पर्पस यही है कि मैप वाइज चीज़ों को आपको याद करा दिया जाए, सो दैट भविष्य में अगर आपकी मेमोरीज काम ना करे तो भी पिक्चोरियल जो मेमोरीज है आपकी, जो आपकी पिक्चर से मेमोरी बनी हुई है, वो जरूर काम करे और उससे आप चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर पाए, ठीक है। सो ये पर्पस है मेरा कि चीज़ों को किसी तरह से आपको याद कराया जाए। सो ये जो साइट है रोपर, ये कहाँ किसके तट पे नहीं है? ये जो है इंडस नदी के तट पे नहीं है, ठीक है, इंडस नदी के तट पे नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये तो नहीं बताया कि किसके तट पे है, तो रोपर जो है ये याद रखना, ये सतलज के तट पे है, ये सतलज के तट पे, ठीक है। सो रोपर कहाँ पे है? ये जो है सतलज नदी के तट पे, ठीक है। सो ये भी याद रखना है आपको। ओके, बाकी क्वेश्चन वाइज चीजों को देखते चलेंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, सो द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु। क्या कह रहा है? वैदिक आर्यन के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जहां रहते हैं उस एरिया को सप्त सिंधु कहा जाता था, विच मीन्स एरिया ड्रेन्ड बाई 7 रिवर। तो सप्त सिंधु का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो वर्ड है, इसका जो अर्थ है, उसका मतलब है कि जहाँ पे 7 नदियाँ अपना पानी गिराती हैं उसको सप्त सिंधु कहते हैं। सो यहाँ पे वैदिक आर्यन जो है यहाँ रहा करते थे सप्त सिंधु, विच मीन्स एरिया drained by 7 rivers. One of the rivers among the 7 is Jhelum. What was its ancient name? ठीक है, क्वेश्चन समझ गया आप? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ जो है 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है,
अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम आपको बताना है। 7 नदियों में से एक जो नदी है वो झेलम है, और इसका प्राचीन जो नाम है वो आपको बताना है कि इसका जो एंशियंट नेम है वो कौन सा है। इसका जो एंशियंट नेम है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अस्किनी, परूसिनी, विपास, वितस्ता। ठीक है, अस्किनी, परूसिनी, विपास, वितस्ता। किसका एंशियंट नेम आपको बताना है, प्राचीन नाम किस नदी का बताना है। ध्यान दीजिएगा, झेलम का प्राचीन नाम आपको बताना है। ठीक है, झेलम का जो प्राचीन नाम है, झेलम का जो प्राचीन नाम है वो आपको बताना है। ठीक है, झेलम का जो प्राचीन नाम है वो आपको बताना है। जो एंशियंट नेम है, जो पहले इसको कहा जाता था, वो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अस्किनी, परूसिनी, विपास और वितस्ता। So it is a very simple question. Okay, what would be the right answer? क्या होना चाहिए सही उत्तर? अस्किनी, परूसनी, विपास, वितासा, ये सारे प्राचीन नाम हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, अस्किनी जो है ये जो है चेनाब का नाम है, चेनाब का नाम है। इस हिसाब से एक आंसर आपका निकल गया। अब 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। 3 ऑप्शंस में भी अगर डिस्कस करेंगे, अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली आंसर जानने की कोशिश करें, प्राचीन काल में जो आपका झेलम नदी है उसको हम लोग वितास्ता के नाम से जानते थे। पारोसिनी को क्या जानते थे, पारोसिनी को रावी के नाम से जानते थे। ठीक है, पारोसिनी को रावी के नाम से जानते थे, और झेलम जो है उसको वितास्ता के नाम से जाना जाया करता था। एक हमारा फिर विपास है, जिसको हम लोग जिसको हम लोग 20 के नाम से, 20 जो नदी है, 20। ठीक है, ये सारे जो नाम है, इन सब नदियों के प्राचीन नाम है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A wealthy person in early Vedic period was known as, अर्ली वैदिक पीरियड में अगर कोई ऐसा धनवान व्यक्ति हो जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो, तो उसको किस नाम से जाना जाया करता था। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में उसको दुहित्री, गवेषणा, गोमत या रावी, ये 4 नाम है। आपको बताना है किन नाम से उसको जाना जाया करता था। ओके, अर्ली वैदिक पीरियड आप जानते हैं 1500 से लेके 1000 बीसी तक जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम था। 1500 से लेके 1000 जो बीसी जो है वो क्या है, इट इज़ अ टाइम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, इट इज़ अ टाइम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। और इस दौरान जो धनी व्यक्ति हुआ करते थे, जिनके पास ज़्यादा धन था, उसको हम लोग किस नाम से जानते थे, उसको हम लोग गोमत के नाम से जानते थे। किस नाम से, गोमत के नाम से जाना करते थे। ठीक है, गोमत इज द राइट आंसर। कितने सिंपल आंसर है, लेकिन द good thing is and the bad thing is both are here. The good thing is that you have a very fantastic book of Pinnacle. The bad thing is that you have to memorize. आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए हो सके, मेरे लिए तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको मेहनत करेंगे तो चीज़ों के जानने की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलेगी। अच्छी चीज़ आपके पास ये है कि पिनाकल की जो बुक है वो आपके पास है, उस बुक का इस्तेमाल करके आप अच्छे से चीज़ों को याद कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के लिए पिनाकल की स्पेसिफिक बुक भी मार्केट में आ रही है। स्टैटिक जीके की बुक आप देख सकते हैं, स्टैटिक जीएस की बुक जो है वो भी मार्केट में है, काफ़ी अच्छी बुक है। पूरी जीएस की बुक जो है उसमें बेसिकली जो कंटेंट है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी रेलेवेंट है, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा साइंस वगैरह टॉपिक के भी क्वेश्चंस के जो बुक हैं वो भी मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ढंग से आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद होती चली जाएंगी। ठीक है, एंशियंट टाइम में जो वेल्दी पर्सन थे उसको हम लोग गोमत कहते थे। जिस तरह से राजन को चीफ कहते थे, जो राजन थे वो चीफ होते थे। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि प्रीस्ट था, प्रीस्ट लोग भी होते थे। ठीक है, पुरोहित कहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। जो भी एंशियंट टाइम में चीजों को आपसे पूछा जाता है वो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। कुला को फैमिली कहते थे, ये भी ध्यान रखिएगा।
कुला को, कुल को, कुल कहते हैं, इस कुल के व्यक्ति हैं, फैमिली कहा करते थे। ठीक है, कुल को फैमिली कहा करते थे, और ठीक उसी तरह जो असेंबली था उसको गना कहा करते थे, गना को असेंबली कहा करते थे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसे आपके अगर कोर्स के आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये सारे जो क्लास नोट्स हैं ये आपको जो आप पीडीएफ है ये मिल जाएगा। सो इसको आप बार बार देख के इसको भी याद कर सकते हैं। प्लस मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि चीज़ों को आप वीडियो को देखने का प्रयास करें। वीडियो को जब अच्छे से आप देखोगे, बार बार देखोगे, तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से याद होती चली जाएंगी। ठीक है, सो उसका आपको काफ़ी ध्यान रखना है। क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so in which of the following Vedas was Dasrajana war, the war of 10 kings mentioned? So आप जानते हैं 4 मुख्य वेद जो हैं हमारे पास हैं, उसमें से किस वेद में, चारों वेद के नाम आपको यहाँ दिख रहे होंगे, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण वेद हैं। इस वेद के अलावा, इन वेदों के अलावा बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बुक्स हैं, किताबें हैं जिनको वेद की उपाधि दी गई है। बहुत सारे ऐसे किताब हैं, लेकिन जो प्रमुख वेद हैं वो 4 हैं। और आपको यहाँ पे क्या बताना है कि द वार ऑफ 10 किंग्स, मतलब 10 राजन वार जो है, 10 राजाओं का जो युद्ध है, उसका उल्लेख जो है किस वेद में किया गया है। ये जो 10 राजाओं का जो युद्ध है, इसका उल्लेख जो है किस वेद में किया गया है। आपको बताना है कि इसका जो उल्लेख है किस वेद में किया गया है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। सो इस वेद को बुक ऑफ मंत्रास भी कहते हैं, जिस वेद की मैं बात कर रहा हूं। जो आंसर है बुक ऑफ मंत्रास। हर एक वेद का एक अलग महत्व हुआ करता था, तो बुक ऑफ मंत्रास। ठीक है, बुक ऑफ मंत्रास। ओके, बुक ऑफ मंत्रास। क्लियर? सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज ऋग्वेद। सो ऋग्वेद जो है ये राइट आंसर है। और ऋग्वेद के बारे में आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि वेदों में, चारों वेदों में अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऋग्वेद ही हो जाएगा। ठीक है, इट इज देन ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, ओल्डेस्ट ऑफ 4। ये जो 4 हैं उसमें से सबसे पुराना जो है हमारा वो ऋग्वेद ही है। ठीक है, सो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास प्राइमरली यूज्ड टू डू कल्टिवेशन? क्या प्रश्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास प्राइमरली यूज्ड टू डू कल्टिवेशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? कहाँ पे? लेटर वैदिक पीरियड। सो इस समय की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? एक वर्णा की बात हो रही है। आप जानते हैं 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। और आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कि ट्रेड मतलब बिजनेस, कल्टीवेशन, ये जो करने की अनुमति थी वो किसके पास थी? अगर इतिहास की बात करें, लेटर वैदिक फेज की बात करें तो 1000 बीसी के बाद की बात करें तो जो है ये किसके पास ये अनुमति थी? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको बताना है कि लेटर वैदिक पीरियड में टोटल वैदिक एज की अगर हम बात करें, मैंने 1500 से लेकर 1000 तक आपको बताया था उस समय, लेकिन टोटल वैदिक एज की बात करें तो ये हम समझ सकते हैं 1500 से लेके 600 बीसी तक जो है ये वैदिक एज कहलाता है। एक 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 जो ब्रॉड फिगर अगर हम लेंगे अब लोग, तो ये जो है ये वैदिक एज कहलाता है। ठीक है, वैदिक एज कहलाता है। सो ये जो कार्ड था वो किसके पास थी? ये कार्ड की अनुमति थी वैश्यों के पास। ठीक है, जिस तरह से क्षत्रियों के पास सुरक्षा की थी, और ब्राह्मणों के पास पूजा पाठ कराने की थी, और शूद्रों के पास बाकी जो कार्य थे, कुछ जो छोटे लेवल के कार्य थे, वो शूद्रों को वर्णा सिस्टम में ऐसा जो है उसके लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था कि ये सारे कार्य जो है डिवाइड किए गए थे कि कौन कौन से वर्ग के जो लोग हैं वो कौन कार्य करेंगे जो कि वर्णा सिस्टम में निहित है।
ठीक है। सो ये जो था, ये जो कार्य था वो वैश्यों के पास था। ठीक है, याद रखेंगे ये सवाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जो है ऐसे बार बार रिपीट भी होते हैं। क्लियर? ओके। सो द मेन चीफ सोशल यूनिट ऑफ आर्यंस वाज, आर्यों की मुख्य जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी वो क्या कहलाती थी? ठीक है, आर्यों की जो प्रमुख सामाजिक इकाई है वो क्या कहलाती थी, ये प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया। आर्यों की जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी वो क्या कहलाती थी? राजन, परिषद, गण या जन? राजन, परिषद, गण या जन? चार महत्वपूर्ण ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको बताना है कि आर्यों की जो सोशल यूनिट थी, जो चीफ सोशल यूनिट थी, सामाजिक इकाई थी, उसको क्या कहते थे? सो बेसिकली द राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जन। जन का अर्थ क्या होता है? जन का अर्थ होता है ट्राइब्स। ठीक है, जन का क्या अर्थ होता है? जन का अर्थ होता है ट्राइब्स। सो कभी आपसे पूछा जाए कि आर्यों की जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी, जो सोशल यूनिट थी, वो क्या थी? वो थी ट्राइब्स। ठीक है, वो क्या थी? वो थी ट्राइब्स। क्लियर? आई होप यू पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ दिस। कुछ कुछ आपको समझ में आ रही हुई चीज़ों को ऐसे ही समझ से चलना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि कुला जो है वो फैमिली होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, जन हमने देखा है, हमने कुला देखा है, इन सारे फैक्ट्स को आपको याद करना है कि ये सारे फैक्ट्स से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फोर वेदास कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू फेंड ऑफ एविल्स स्पिरिट एंड डिजीज? ठीक है, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं, ठीक है, सो अलग अलग वेद हैं। आपको थोड़ा सा बता दूं, ये चारों जो वेद हैं इसके जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो अलग अलग हैं। किसी में जादू टोना है, किसी में मंत्र हैं, किसी में कोई और विषय पे डिस्कस किया गया है। तो इस पे प्रश्न बनते हैं आपके अलग अलग एग्जाम में। एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि किस वेद में किस चीजों को डील किया गया है, किस विषय पे बात की गई है। ये प्रश्न अमूमन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलते हैं। सो यहाँ पे चार वेद हैं और आपको बताना है कि इन चारों वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। ठीक है, जादू वाले मंत्र और जो तंत्र मंत्र हैं उनका संग्रह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सो आर्थ इसका क्या हो जाएगा आंसर? अथर्व जो वेद है ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, सो अथर्ववेद जो है सही उत्तर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऋग्वेद जो है ये ओल्डेस्ट ऑफ फोर है। ये प्रश्न आपसे बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों जो हैं ये प्रमुख वेद हैं और इन चारों से प्रश्न आपको अमूमन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो एविल स्पिरिट और डिजीज, टू चार्म्स टू फेंड ऑफ द एविल स्पिरिट एंड डिजीज, इज इट इन अथर्ववेद? इज इट इन अथर्ववेद? क्लियर? नो इशूज? सो अथर्ववेद आप याद रखेंगे। ठीक है, यजुर्वेद जो है इट इज इन बुक ऑन रिचुअल्स। सो एक एक चीज को एडिशनल और करते हैं। इट इज ऑन बुक ऑन रिचुअल्स। कुछ चीजों को याद करते चलेंगे। बुक ऑन रिचुअल्स। ठीक है, सो ये रिचुअल्स जो विधि विधान है उसके ऊपर जो बुक है उसका नाम है यजुर्वेद। ठीक है, सो एक दो फैक्ट को ही याद करेंगे हर एक पीपीटी में, एक एक स्लाइड में एक दो फैक्ट को याद करेंगे। आप यकीन मानिए जो बुक हम लोग कर रहे हैं वो 6500 बुक है, मतलब इसमें 6500 प्लस MCQs हैं। अगर हर एक लेक्चर में 25 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन को डील करते हैं। अगर 25 क्वेश्चन में हमने अगर मान लेते हैं कि 50 फैक्ट भी याद किए तो आप यकीन मानिए तकरीबन तो अराउंड कम से कम मिनिमम जो है 12,000 क्वेश्चन तो 100% आपको याद हो जाएंगे।
जिस भी विद्यार्थी को 12,000 जीएस के प्रश्न याद रहेंगे, उसको जीएस में कोई नहीं रोक सकता। उसका 100% जीएस में जो स्कोर है वो अच्छा होना निश्चित है, वो तय है। ठीक है, सो इसलिए पेशेंस रख के आराम से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, बहुत पेशेंटली चीज़ों को देखते जाइए, चीज़ों को किस तरह से हम कवर करते जाएंगे, याद करते जाएंगे, और हर एक चीज़ जो है हमें याद होती भी चली जाएंगी। ओके, सो द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय, पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना जो है प्राचीन भारत में हुई थी, और किसके द्वारा हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, पूर्व मीमांसा जो स्कूल है और फिलोसफी, इसकी स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन एंशियंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एंशियंट इंडिया। यस, काफ़ी इजी प्रश्न है ये, काफ़ी आसान प्रश्न है। आप जानते हैं पतंजलि जो है वो एक योग गुरु थे, तो इनका जो संबंध है ये क्या से था, योगा से था। किसे था, योगा से था। कपिला जो है वो सांख्य फिलोसफी से बिलोंग करते थे, और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जैमिनी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जैमिनी। ठीक है, सो एक दो फैक्ट ऐसे ही करते चलेंगे, आंसर है जैमिनी। सो द पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी जो था, पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी जो था, इसकी स्थापना जैमिनी ने की थी। ठीक है, पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है इसकी स्थापना जैमिनी ने की थी, और ठीक उसी तरह कपिला ने जो है, मैंने आपको बताया, ये सांख्य फिलोसफी की स्थापना की थी। सांख्य फिलोसफी की स्थापना की थी। क्लियर है, समझ में आ रही चीजें। सो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट्स, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सारे प्रश्न जो है देखने को मिलने वाले हैं। ओके, सो सारे वेद के प्रश्न अभी हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे जो 4 वेद हैं उसके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कोशिश ये रहेगी मेरी कि उन सारे प्रश्नों को मैं आपको कवर करा दूं जो एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हैं। ठीक है, सो वैसे प्रश्नों को बहुत इत्मीनान से और अच्छे से कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी है, पहले समझाया भी है कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट, मैंने वेद के बारे में बात की है लेकिन ओल्डेस्ट टेक्स्ट भी वही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ जो है निम्नलिखित में से कौन है। मैंने आपको क्या बताया था, चारों वेद में से सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, और प्राचीन भारत का सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो भी हमारा ऋग्वेद ही कहलाता है। ठीक है, ऋग्वेद ही कहलाता है। अर्थशास्त्र जानते हैं, अर्थशास्त्र से संबंध जो है किससे है, कौटिल्य का। कौटिल्य वाज रिलेटेड टू अर्थशास्त्र। ठीक है, धीरे धीरे बाकी चीज़ों को भी, फैक्ट को भी हम लोग देखेंगे, और कोशिश यही करनी है कि हर एक क्लास में जो फैक्ट्स हैं उसको याद करते चलेंगे। ठीक है, ओके। सो इंडिया वाज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम ऑफ भारत क्लैन। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडिया वाज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम ऑफ द भारत क्लैन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज दिस क्लैन फर्स्ट मेंशन, इन विच ऑफ द वेदास दिस क्लैन वाज फर्स्ट मेंशन। भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किस वंश में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वो अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। सो भारत जो नाम है वो भारत क्लैन से लिया गया है, और ये जो भारत क्लैन है किस वेद में ये नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, किस वेद में ये जो नाम है देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि चारों वेद हैं, चारों वेद से लगातार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इन वेदों से प्रश्न से वंचित रहा हो। सो इन वेदों का जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो हमारे लिए
ये सार्थक होगा कि चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से हम याद कर लें, सो दैट एग्ज़ाम में हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर पाएँ, बहुत अच्छे ढंग से इसको सही कर पाएँ। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, सो ऋग्वेद ओल्डेस्ट भी है और ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य, फिगर, फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई आई विल से ऋग्वेद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? वो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपने देखा होगा, यहाँ भी जितने प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न हमें ऋग्वेद से देखने को मिला है। ठीक है, सो ऋग्वेद याद रखेंगे, ऋग्वेद इज द राइट आंसर हियर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Four ashrams were recognized by Brahmins around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular. Which of the following was not a recognized ashram? आपको पता है कि हमारे लाइफ में जो है कुछ आश्रम जो है जिसको रिकग्नाइज किया गया है। बेसिकली वो आश्रम जो है वो क्या लिख रहा है कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, मतलब जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता, जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ रही थी, उस समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी। मतलब 4 आश्रमों को अलग अलग उन्होंने बताया था कि 4 आश्रम जो हैं वो होते हैं। ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा आश्रम था जिसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। सो परमार्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। 4 ऑप्शन है, काफी महत्वपूर्ण है। आपके बड़े बुजुर्गों ने इसके बारे में आपसे बात कही होगी, आपको बताया होगा। सो 4 आश्रम है, मतलब इसमें से 3 आश्रम सही है, एक आश्रम मिसिंग है। एक आश्रम जो इसमें से मिसिंग है वो क्या है? वो है संन्यासा। संन्यासा, ठीक है, मतलब एक सर्टेन एज के बाद जो गृहस्थ आश्रम है अपना, उसके बाद जो है संन्यास आश्रम का नंबर आता है। ठीक है, संन्यास आश्रम का नाम आता है, मतलब गृहस्थ आश्रम मतलब आप परिवार के जीवन में जब रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, वो आपका गृहस्थ आश्रम होता है। और उसके पहले ब्रह्मचर्य का आश्रम होता है, जिसमें हमें जो है एक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें एक विद्यार्थी की तरह अपने जीवन यापन करनी चाहिए, हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए। और उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम में हम आते हैं, और उसके बाद जो है संन्यास आश्रम में आते हैं। उसके पहले वानप्रस्थ आश्रम होता है, और ये जो आश्रम है परमार्थ, ये कोई आश्रम नहीं है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आप समझ गए, 3 आश्रम यहाँ पे दिया गया हुआ है। चौथा आश्रम संन्यास आश्रम जो सबसे लेटेस्ट स्टेज का आश्रम है वो मैंने आपको बताया, ये इसका राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न है, और कई बार आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? संस्कृत जो भाषा है वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है, ये आपको बताना है। संस्कृत जो भाषा है वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है? इंडो यूरोपियन, इंडो एशियन, इंडो तिब्बतियन, इंडो द्रविडियन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि संस्कृत जो भाषा है वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन, देखिए जो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में आते हैं। जहाँ तक हम प्राचीन भारत की बात करें, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, तो एंशियंट हिस्ट्री में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उससे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तैयार कैसे रहना है? तैयार रहना है मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज करके, चीज़ों को बार बार याद करके। जब वैसा करेंगे तो आपको करने में, आपको याद करने में चीज़ें आसानी होगी, और एग्जाम में आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा स्कोर करना। सो संस्कृत भाषा जो है एक भाषा परिवार का हिस्सा है। वो भाषा परिवार कौन सा है? वो है इंडो यूरोपियन। कौन सा है? भारतीय यूरोपियन जो है वो भाषा परिवार है, जिसका हिस्सा है आपका संस्कृत। ठीक है, इंडो यूरोपियन वो है भाषा परिवार जिसका हिस्सा है संस्कृत। क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही चीज़ें? आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी वेदास आर देयर इन इंडियन लिटरेचर ऑफ क्लासिकल हिंदुइज्म? सो काफ़ी सरल प्रश्न है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो क्वेश्चंस हैं वेद से वो बहुत बार पूछे जाएंगे, बारी बारी से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? पारंपरिक हिंदू जो धर्म है उसके भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? 3, 4, 1 या 2? पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? 3, 4, 1 या 2? सो आपको मैंने पहले ही बताया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, टोटल जो है 4 वेद हैं। और देखिए यहाँ पे क्या आंसर है, 4 जो है यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B4। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपके CHSL के एग्जाम में 2023 में ही ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, सो काफ़ी रेलिवेंट प्रश्न है और बार बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सो हमेशा आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वेद से क्वेश्चन आपको हर एक साल पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और हर एक साल पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारी जो बुक है 6500 आपके पास निश्चित होगी। सारे SSC एस्पिरेंट के पास 6500 बुक है, उस बुक को अच्छे से आपको कवर करना है, बैक टू बैक अच्छे से। एक बार उसको कवर कर लोगे तो यकीन मानिए आपके लिए एग्जाम में क्वालिफाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। GS पार्ट की गारंटी है कि GS आपका बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वी कैन गाइड यू, लेकिन स्पून फीड इज नॉट इन आवर कैपेसिटी। ठीक है, वो हम लोग नहीं करा सकते हैं, वो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। हाउ मेनी वेदांगाज आर देयर इन टोटल? सो वेद जो है वो 4 हैं, वेदांगाज कितने हैं? जब वेद 4 हैं, वेदांगाज कितने हैं? वेदांग जो टोटल हैं वो कितने हैं? 10, 6, 5, 2। 10, 6, 5, 2। वेदांग कितने हैं ये आपको बताना है। हाउ मेनी वेदांग्स आर देयर? हाउ मेनी वेदांग्स आर देयर? बहुत सारे वेदांग्स हैं, जैसे शिक्षा, कल्पा, निरुक्ता, व्याकरण, जैसे ग्रामर, ये सारे वेदांग हैं। सो टोटल मिला के अगर वेदांग की बात करेंगे, सो ये सारे जो है नॉलेज के बुक्स हैं बेसिकली। ग्रामर है जैसे मैंने आपको बताया। सो टोटल मिला के जो वेदांग हैं वो कुल कितने हैं? वो हैं 6। ठीक है, टोटल जो है 6 वेदांग हैं। क्लियर, टोटल जो है 6 वेदांग हैं। क्लियर। सो आपके सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे 6 जो वेदांग हैं उनको लिख दिया है, इनको आप याद रखिएगा। शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, चंडा और ज्योतिषा। अमूमन प्रश्न इससे नहीं आते हैं, अमूमन जो भी प्रश्न आएंगे वो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये 6 वेदांग कौन से हैं, उसको याद रखना है। इसको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी एक जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। लेकिन आप ये जरूर याद रखना कि 6 टोटल वेदांग हैं और वेद जो हैं वो टोटल 4 हैं। ठीक है, सो इसको अगर आप लोग याद रखेंगे तो चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से याद रहेंगी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मंडलाज आर देयर इन ऋग्वेद? सो ऋग्वेद में जो है बहुत सारे मंडलाज हैं। ठीक है, सो कितने मंडलाज हैं ये आपसे पूछा गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ठीक है, सो 6, 4, 8 या 10? ऋग्वेद में कितने मंडल्स हैं ये आपको बताने हैं। हाउ मेनी मंडलाज आर देयर इन ऋग्वेद? मंडल्स क्या होते हैं? मंडल्स को अमूमन अगर बेसिक लैंग्वेज में बात करो तो मंडल्स का अर्थ होता है बुक्स। मंडल्स का अर्थ होता है बुक्स, अगर बेसिक लैंग्वेज में बात करें। सो ऋग्वेद में कितने बुक्स हैं, बेसिकली कितने मंडल्स हैं? डिवीजन ऑफ मंडल्स मतलब कितने डिवीजन में जो हैं वो सारे बुक्स हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर 6, 4, 8 या 10 आपको बताना है कि इन चारों में से क्या एग्जैक्टली आंसर होगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वेदास। टोटल 1028 हाइम्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1018 हाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। और बुक्स की या मंडल्स की अगर बात करें तो टोटल वो क्या है? वो टोटल है 10। तो टोटल जो है
10 मंडल्स यानी कि बुक्स जो हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि ऋग्वेद में कितनी पुस्तक हैं या कितने मंडल्स हैं, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, उसका जवाब हो जाएगा 10। तो इस 10 को आपको ध्यान रखना है। हाइम्स कोई पूछ ले, याद रखिएगा 1028 जो है टोटल हाइम्स है। ठीक है, 1028 जो है टोटल हाइम्स है। कभी वर्सेस कोई पूछ ले कितने वर्सेस हैं, तो ये भी याद रखना 10,600। ठीक है, 10,600। क्लियर। अमूमन ऐसे प्रश्न नहीं आते, ये ज़्यादातर यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि कितने जो मंडल्स हैं, तो ये आपको 10 याद रखना है। लेकिन आप हाइम्स जो है मैक्सिमम, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है हाइम्स को याद रखते हैं 1028। ठीक है, सो मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइम्स जो है उसको आप लोग याद रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। क्लियर। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैंग्वेज ऑफ आर्यन टेक्स्ट वर, मतलब जो आर्य थे उनके ग्रंथों की जो भाषा थी, जो आर्य थे उनके ग्रंथों की भाषा जो थी वो कौन सी थी। जो आर्य थे, जो आर्य लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, जो आर्य थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, आर्यों की भाषा कौन सी हुआ करती थी। अर्ध, मगध, प्राकृत, प्राकृत, फारसी या संस्कृत। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि क्या एग्जैक्टली लैंग्वेज वो लोग यूज करते थे। अर्ध, मगध, प्राकृत, प्राकृत, पर्शियन मतलब फारसी या संस्कृत। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। जो आर्यंस थे वो किस भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। सो एज यू नो, आप सभी को पता है कि संस्कृत वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। संस्कृत वो पहली भाषा थी जो उसको भारत में बोला गया। और इसका भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, इससे तो कुछ भी जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कुछ भी हो सकता है। अगर भाषा की बात करें तो वो क्या है, वो हो जाएगा आपका संस्कृत। तो संस्कृत हेयर इज द राइट आंसर। ठीक है, संस्कृत हेयर इज द राइट आंसर। क्लियर, तो संस्कृत इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके। So the iron implement site of Hastinapur was found in which present state of India? तो हस्तिनापुर में was found in which present day of India? So क्या कह रहा है कि हस्तिनापुर में लौह, हस्तिनापुर में चीज़ों को मैंने आपको बताया था कि की वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। हस्तिनापुर में लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था, इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था। ठीक है, हस्तिनापुर का जो लौह कार्यान्वयन स्थल है, ठीक है, जो आयरन बेसिकली जो आयरन इम्प्लीमेंट साइट है वो हस्तिनापुर में पाया गया था। तो हस्तिनापुर कहाँ पे स्थित है, प्रेजेंट डे की बात करें तो हस्तिनापुर कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो ऑप्शंस आर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। अच्छा, हस्तिनापुर में जो एक्सकेवेशन हुई थी, जो खुदाई हुई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, वो बीबी लाल के द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। हस्तिनापुर की जो खोज हुई थी वो बीबी लाल के द्वारा की गई थी। कब, 1950s में, 1950s में। ठीक है, सो हस्तिनापुर की जो खोज है वो एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन जो थी, एक्सकेवेशन जो थी वो बीबी लाल के द्वारा की गई थी 1950s में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सो द राइट आंसर हियर विल बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हस्तिनापुर आप जानते हैं, प्रेजेंट जो हस्तिनापुर है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि हस्तिनापुर की खोज किसने की थी, वहाँ का जो एक्सकेवेशन हुआ था वो किस आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा हुआ था, तो उसका नाम था बीबी लाल। ठीक है, बीबी लाल याद रहेगा। सो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इतिहास के प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आपको देखने को सेक्शन में मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, सो एज पर ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड, दैट इज द 1500 to
1000 बीसी। तो ऋग्वेद का जो पीरियड था वो 1500 से लेके 600 बीसी तक था, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो वो 1500 से लेके 1000 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। सो अर्ली वैदिक पीरियड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रिवर गॉडेस। सो ऋग्वैदिक या पारंपरिक वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के अनुसार, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी के नाम से उनको जाना जाता था या उनको पूजा जाता था? नदी देवी मतलब नदियों की जो देवी थी उस नाम से किसको जाना जाता था? अग्नि, सिंधु, अरिका या उषा? अग्नि, सिंधु, अरिका और उषा। आपको पता है कि ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था सप्त, 7 जो नदी हैं उनके बारे में मेंशन है। ऋग्वेद में जो है 7 रिवर्स के बारे में मेंशन की गई है। ठीक है, 7 रिवर्स के बारे में मेंशन की गई है। आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एज पर ऋग्वेदिक मतलब ऋग्वेदिक या पारंपरिक वैदिक काल जो कि इस दौरान हुआ, मतलब 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, उस दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जिसे देवी की उपाधि थी या जिसको देवी की तरह पूजा जाता था? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण नदी है आपकी सिंधु नदी। और एग्जाम में इससे जो क्वेश्चंस हैं, इससे जो प्रश्न हैं आपसे पूछे जाते रहे हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So in Rig Veda, there is an hymn in the form of dialogue between sage Vishwamitra, between sage Vishwamitra and 2 rivers that were worshipped as goddess, that is worshipped as goddess. Which are these rivers? ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियां, ठीक है, देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। क्या कह रहा है? ऋग्वेद में ये चीज मेंशन है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां कौन सी हैं? ये जो 2 नदियां हैं जिनको देवी की उपाधि थी, ये नदियां आपसे पूछी जा रही कौन सी हैं। सो ऋग्वेद का जिक्र है जहां पे ऋषि जो विश्वामित्र थे उनका जो एक संवाद था वो 2 नदियों के बीच में था। मतलब ऋषि जो थे संवाद कर रहे थे 2 नदियों से, उन दोनों नदियों की देवी की उपाधि है। ठीक है, और उन्हीं दोनों नदियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और ये जो कन्वर्सेशन था, ये बेसिकली जो डायलॉग था, ये डायलॉग का जिक्र जो है कहाँ पे है? ये है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, सो 2 नदियां और जो विश्वामित्र थे, जो विश्वामित्र थे उनके, ऋषि विश्वामित्र थे उनके बीच में ये जो था एक डायलॉग था। और जो 2 नदियां थी उन्हें गॉडेस की उपाधि थी। ठीक है, उन्हें जो पूजा जाता था और उनको देवी कहा जाता था। तो वो जो 2 नदियां थी वो कौन कौन सी थी? अलकनंदा और भागीरथी। पहला ऑप्शन है आपके पास अलकनंदा भागीरथी, रावी और चिनाब, गंगा और यमुना, और ब्यास और सतलज। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको बताना है वो कौन सी नदियां थी जिनके बारे में जिक्र है कि ऋषि विश्वामित्र से उनकी जो डायलॉग हुई थी, जिसके बारे में उनकी जो संवाद हुई थी, ऋग्वेद में मेंशन है। ये दोनों नदियों का नाम है आपका बीस एंड सतलज। ठीक है, बीस एंड सतलज। ठीक है, सो ब्यास और सतलज हिंदी में कहते हैं इसको। इन दोनों नदियों का नाम याद रखिएगा। आपको याद रखना है कि ऋषि विश्वामित्र के साथ इनका जो संवाद है उसके बारे में जिक्र जो है ऋग्वेद में किया गया है। और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आपसे लगातार पूछे जाते हैं। ऐसे तमाम बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह जो है 6500 की किताब है, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। उससे लगातार प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि 6500 बुक को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको एटलीस्ट आप समझ पाएंगे किस तरह के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो आपका अगला प्रश्न है और इट इज द लास्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गोत्रा प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया इज ट्रू? गोत्रा प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया इज ट्रू। प्राचीन भारत में गोत्र की जो प्रथा है, ठीक है, जो गोत्र प्रथा है, जो गोत्र प्रथा है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो गोत्र प्रथा है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है?
सो ABCD, ABCD 4 ऑप्शन है और आपको बताना है, क्या बताना है, आपको ट्रू स्टेटमेंट पता करना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। पहला कौन सा है, मेन एंड वुमेन वेयर एक्सपेक्टेड टू मैरी विद इन अ सेम गोत्रा। ठीक है, पहला क्या है कि मेन एंड वुमेन मतलब पुरुष और महिलाओं से एक ही गोत्र में शादी करने की अपेक्षा की जाती है, कि जो पुरुष और महिला हैं वो एक ही गोत्र में शादी करेंगे, ऐसा जानते हैं, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। विवाह का एक प्रावधान है जो सेम गोत्र में शादी किया जाता है कि नहीं, इसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। आगे देखते हैं, पीपल बिलोंगिंग टू सेम गोत्रा वे आर रिगार्डेड एज द डिसेंडेंट ऑफ द पीजेंट पर्सन आफ्टर हुम द गोत्रा वाज नेम्ड। ऐसा कहा जाता है कि समान गोत्र के जो लोग होते हैं उस व्यक्ति के वंशज माने जाते हैं जिनके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया है। मतलब एक गोत्र के जितने भी व्यक्ति हैं वो सब एक हेड ऊपर में बहुत पहले एक जो व्यक्ति थे जिनके नाम पे ये गोत्र है उन्हीं के डिसेंडेंट हैं, मतलब हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। ठीक है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऑप्शन बी कह रहा है। सी कह रहा है वुमेन रिटेन देयर फादर्स गोत्रा आफ्टर मैरिज, मतलब महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता की गोत्र को बरकरार रखा। ठीक है, ये गोत्रा प्रैक्टिस इन इंडिया, एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है। और चौथा है ईच गोत्रा वाज नेम्ड आफ्टर अ फेमस किंग, और प्रत्येक गोत्र का नाम जो है एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, काफी बेहतरीन और काफी आसान सा प्रश्न है ये, बहुत इजीली आप इसका आंसर बता सकते हैं। आपको यहाँ क्या बताना है, आपको यहाँ पे सही बताना है। देखिए मैं आपको हमेशा समझाया हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आपको नहीं पता है, फिर भी आप बहुत आसानी से उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपुल बिलोंगिंग टू सेम गोत्रा वे रिगार्डेड एज ए डिसेंडेंट ऑफ द पर्सन आफ्टर हुम द गोत्रा वाज नेम्ड। समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिनके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया। मतलब ठीक है, मतलब हर एक गोत्र के जो जितने भी व्यक्ति हैं वो एक ही व्यक्ति के वंशज माने जाते थे। ये जो है ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। आपको फिर से मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आप लोगों में से जिसको भी आपकी स्टैटिक जीके कमजोर है, प्लीज़ इस बुक को आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं स्टैटिक जीके की जो बुक है मार्केट में आ चुकी है, बहुत पतली बुक है, ये देख रहे हैं बहुत पतली बुक है। और स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम यकीन मानिए इस बुक को अगर आप पढ़ लेंगे तो स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम आपकी जो है बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी, और उसका समाधान जो है ये बुक लेके आपके लिए आया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में ही आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर करें, और आने वाला जो एग्ज़ाम है उसको अपना लास्ट एग्ज़ाम बनाएं। पिनाकल की टेस्ट सीरीज, पिनाकल की बुक्स, तमाम रिसोर्सेज आपके अनुसार, आपकी ज़रूरत के अनुसार डिज़ाइन की गई है, उसका बहुत इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसका सटीक इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। लड़ते रहिए और उन सभी लोगों को गलत साबित कीजिए जो हमेशा कहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, प्लीज़ टेक केयर, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू सो मच।